गौरवशाली भारत रैली फरीदाबाद में आयोजित होने जा रही है और उसके जो आयोजक हैं हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। चूँकि गधपुरी में कल रैली होगी, मंत्री जी किस तरह की तैयारी की गई हैं, कौन कौन रैली में शरीक होने आ रहे हैं? देखिए देवेंद्र जी, ये फरीदाबाद लोकसभा की रैली ऐतिहासिक होगी और फरीदाबाद की कोई भी रैली हमेशा भीड़ के हिसाब से ऐतिहासिक रही है। चाहे आदरणीय मोदी जी की रैली हो, चाहे आदरणीय अमित शाह जी की रैली हो, चाहे जन्माष्टमी के मौके पर हो, चाहे भैया दूज के मौके पर हो, लेकिन फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और लोगों की सहभागिता से यहाँ ऐतिहासिक रैली हुई हैं। और कल की 25 जून की रैली भी, जिसको 25 जून वैसे भी ऐतिहासिक है। इस दिन पूरे देश पर आपातकाल कांग्रेस की सरकार ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने थोपा था, नेताओं को जेल में डाल दिया था, प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया था, विरोधियों को जेल में डाल दिया था, सारे लोकतंत्र को एक तरह से चकनाचूर पैरों की तरह रौंद दिया गया था। तो वो दिन भी है, ऐतिहासिक दिन भी है कल। तो ये रैली ऐतिहासिक होगी। आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल की जातियों के बारे में बताया जाएगा और 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण की मोदी सरकार ने जो किया है, मनोहर जी की सरकार ने जो हरियाणा की सेवा की है, उन सब पर लोगों के बीच में उन पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और उन कामों के बारे में लोगों को बताएंगे। आपने जिक्र किया आपातकाल का, चूँकि अब गौरवशाली भारत के तौर पर रैली का नाम रखा गया है, लेकिन विरोध दिवस भी भाजपा ही मनाती है 25 जून को। तो दोनों को एक साथ कैसे मिश्रण के तौर पर देख रहे हैं? उस आपातकाल के बाद बहुत पानी बह गया गंगा और यमुना में, नई नौजवानों की पीढ़ी आ गई। तो उन सारी उसके बाद की जो पीढ़ी है, उसको आपातकाल के हालात से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए देवेंद्र जी, जहाँ हम अपनी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे, वहाँ आपातकाल के जो काले कारनामे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या की गई थी, उसके बारे में भी नौजवान पीढ़ी को निश्चित तौर पर बताएंगे। उपलब्धियों को आप गिनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई मंचों से आप या आपके पार्टी के बड़े नेता तमाम ये दावा करते रहे हैं कि केंद्र में और प्रदेश में तीसरी बार आपकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ तमाम विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। पटना में 17 पार्टियों के नेता एक साथ इकट्ठे हुए हैं, इसे फिर कैसे देख रहे हैं? देखिए देवेंद्र जी, हम चुनाव में जाएंगे विकास और सुशासन पर। हम विकास के बल पर लोगों से समर्थन मांगेंगे और विकास ही हमारी सरकार का मूल मंत्र है। देश पहले, ये हमारी सरकार का मूल मंत्र है। तो इसलिए विकास पर जाकर हम लोगों से वोट मांगेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने विपक्ष की तुलना में इन 9 सालों में बेहतरीन काम किया है। ये हम नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती है, बड़े बड़े लेखक कहते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं। और जहाँ तक विपक्षी एकता की पटना में बैठक की बात है, उस पर मैं एक पूरब पश्चिम का एक गाना है, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। तो ये तो शर्तों पे एकता करना चाहते हैं, लेकिन उंगली कटाने को कोई तैयार नहीं है। इनका एक ही लक्ष्य है, भाजपा हार जाए, मोदी हार जाए। लेकिन इनका विजन क्या है? बीजेपी के पास अगले 50 साल का विजन है। और जो सरकार विजन के साथ देश को आगे ले जाना का जिसमें मादा है, वही देश पर शासन करेगा। और वो मादा मोदी जी में है, मनोहर जी में है। तो इसलिए विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये सारे चाहते हैं कि हमारे दरवाजे दूसरों के लिए बंद हो, लेकिन दूसरों के दरवाजे हमारे लिए खुले रहें। क्या ऐसे गठबंधन होता है? ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन करने में लगे हुए हैं। देवेंद्र जी, ममता कहती है कि बंगाल में कांग्रेस लड़कर क्या बीजेपी को फायदा करना चाहती है। अखिलेश कहते हैं यूपी में कांग्रेस लड़कर क्या
बीजेपी का फ़ायदा करना चाहती है। तेलंगाना में बीआरएस वाले कहते हैं कांग्रेस यहाँ लड़कर क्या बीजेपी का फ़ायदा करना चाहती है। मतलब सबके दरवाजे दूसरों के लिए बंद हैं, लेकिन दूसरों के दरवाजे उनके लिए खुले रहने चाहिए। क्या इससे गठबंधन होगा? तो ये ठगबंधन में लगे हुए हैं। पहले भी पिछली बार भी किया, कोई हल नहीं है। देश की जनता को विकास चाहिए, सुशासन चाहिए, दुनिया में देश की प्रतिष्ठा चाहिए। उसके लिए मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है। इनका विजन राज्यों तक है, देश से कुछ इनको लेना देना नहीं है। अपने अपने हितों के लिए ये मारकाट करेंगे जैसे पहले किया है। देश की क्या, ये तो गठबंधन यूपीए का 2005 से लेकर 2014 तक देश की जनता भूली नहीं है, जब निर्णय नहीं हो पाते थे। गठबंधन पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर प्रदेश की राजनीति पर बात कर लें तो कांग्रेस के प्रभारी अभी नए नवनियुक्त आज बैठक भी ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले फूट कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। संगठन नहीं बन पाया, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं किसी की पार्टी के अंदरूनी मामले पर कोई बात नहीं करता। वो उनकी पार्टी का मामला है, वो बगैर संगठन के लड़े, हमें क्या लेना। वो संगठन बना के लड़े, हमें क्या लेना। लेकिन अब उनके प्रति लोगों का कोई मोह नहीं रह गया है। और देखिए, ये पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन हरियाणा में जब अनुसूचित जाति के नेताओं के हाथों में बागडोर आई तो उनकी क्या हालत थी। एक नहीं, सिर्फ नाम के लिए अध्यक्ष रह गए वो। उनको संगठन बनाने तक की छूट नहीं दी गई। एक नहीं, तीन अनुसूचित जाति के अध्यक्ष सिर्फ नाम के लिए बना दिए, लेकिन ताकत नहीं थी। यहाँ पर अनुसूचित जाति का अध्यक्ष के हाथ में सिर्फ मोहरा बनाते हैं, ताकत नहीं होती, उनको फ्री हैंड नहीं होता। जो हालत पहले, मैं नाम लेकर नहीं चाहता, पिछले 10 साल से थी, जब अनुसूचित जाति के 2 प्रदेश अध्यक्षों को क्या हालत थी हरियाणा में, आज तीसरे की क्या हालत है। मैं क्या बयान करूं उसके बारे में? क्या उनका अपना कोई वजूद है? तो इसलिए इनको सिर्फ अनुसूचित जाति की वोट चाहिए, उनको ताकत नहीं देना चाहते हैं। उनको ताकत विहीन कर दिया है, उनको कमज़ोर कर दिया इस पार्टी ने। तो ये हालत उनकी कर दी है, फिर कैसे वोट देंगे वो कांग्रेस को? बिल्कुल बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस पर और तमाम विपक्षी पार्टियों पर, जिस तरह से उसे ठगबंधन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बता रहे हैं। और इसी तरह के हालात अनुसूचित जाति को लेकर प्रदेश में उनकी तरफ से निशाना कांग्रेस पर साधा गया है। और अगर केंद्र और प्रदेश की बात करें तो सुशासन के दम पर एक बार तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।